नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं अनंत भट्ट। सुबह सुबह में सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ की मार की। आसमान से बरसे बेहिसाब पानी ने मैदानी इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। असम के 33 में से 28 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी सुरसा के मुंह की तरह फैलता ही जा रहा है। सूबे में करीब 26 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। धुबरी हो या मोरी गांव, बाढ़ बाढ़ जिंदगी हो गई। एक, दो, तीन, चार, 5। सिर्फ 5 सेकंड में ये ईदगाह लहरों में समा गई। ये है बाढ़ से बेहाल असम के धुबरी जिले की तस्वीर। ब्रह्मपुत्र की लहरों में समाई ये ईदगाह करीब 139 साल पुरानी है। अब धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र की लहरों के कहर की दूसरी तस्वीर देखिए। शेषनाग के शैया पर लेटे भगवान विष्णु का पांव ब्रह्मपुत्र का पानी पखार रहा है। ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों का असम में तांडव जारी है। बाढ़ का उफनता गरजता पानी लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। बाढ़ ने असम में इंसान को इतना लाचार बना दिया है कि जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी आगे बढ़ रही है। इस बुजुर्ग महिला को केले के तने को बांधकर बनाई गई नाव के सहारे कुछ महिलाएं सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जा रही हैं। ऐसा ही हाल बाढ़ से बेहाल असम के 33 में से 28 जिलों का है। सूबे की 26 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की मार से बेहाल है। हाहाकारी बाढ़ से असम के 3181 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 11 लोगों की जान जा चुकी है। मोरीगांव जिले में बाढ़ का प्रचंड प्रहार जारी है। बाढ़ से बेहाल लोगों का दर्द आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम मोरीगांव पहुंची, जहां लहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने और बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान दिन रात लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम्स जगह जगह पर इस समय तैनात है। मैं इस समय हूं मोरी गांव इलाके में। इस जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इससे प्रभावित हैं। ये वो गांव है जिसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है क्योंकि घरों में पानी गिर गया है। ये पूरे खेत का इलाका है और सड़क का इलाका है, लेकिन इस समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन पानी यहाँ घुस चुका है घरों में। चारों ओर पानी ही पानी, जमीन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मकान पानी से घिरे हुए हैं। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अपने कैमरा और माइक के साथ एनडीआरएफ टीम के साथ आगे बढ़ गईं। लोगों के घरों में पानी का कब्जा था। फ्लड आने के बाद जो आप लोग देख रहे हैं जो सिचुएशन है अभी, तो फ्लड ऊपर नीचे से फ्लड हो रहे, घर द्वार सब अभी विनाश हो गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो जानवर था घर में, जो जानवर था ये भी रह गया, कहाँ का चला गया पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। इस इलाका में कम से कम 40 गांव रेवेन्यू विलेज अफेक्टेड हो गया है कम्प्लीटली। और इस जो फसल था, जो खेत में जो जितना ही खेत था, सब सारे की सारे ध्वंस हो गया है। जल प्रलय के बीच लोग घर का जरूरी सामान ऊंची जगहों पर रखकर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं और बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मोरीगांव जिले के हर गांव की यही कहानी है। बाढ़ के पानी में बेहिसाब मुश्किलों के बीच जिंदगी कट रही है, जहां कभी भी और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एक बड़ी समस्या बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की है। असम के गांव में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए अगर किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो है इस तरह की नाव का। दरअसल केले की शाख का इस्तेमाल करके इस तरह की नाव बनाई जा रही है, जो यहाँ पर इस्तेमाल तो होती है, लेकिन आजकल बाढ़ ग्रसित इलाकों में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी हो रहा है।
ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरें लोगों को लगातार डरा रही हैं। ऊपर से आसमान से बरसता पानी लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रहा है। सिर्फ मोरीगांव जिले में ही 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट की है। बीओपी के अंदर 2 से 3 फीट पानी का कब्जा है। जवान और अफसर इसी तरह पानी में बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं, तो सरहद की रखवाली में तैनात बीएसएफ जवान हथियारों के साथ मुस्तैद हैं। बाढ़ के आक्रमण के बीच बीएसएफ जवान डंडे के सहारे पानी की टोह लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी सामानों को कुछ इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बीएसएफ की 4 बीओपी में पानी का कब्जा है। हाहाकारी बाढ़ से न लोगों का घर बचा, न गांव, न आने जाने का रास्ता, न ही सरहद पर तैनात जवानों की पोस्ट। असम के 28 जिलों में पानी का सबसे ज्यादा प्रतिशोध बरपेटा झेल रहा है, जहां करीब 7.5 लाख लोग बाढ़ की प्रचंड मार झेल रहे हैं। मोरीगांव से मनोज गहलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको असम के हालात दिखाए थे, किस तरीके से बाढ़ ने वहां जिंदगी को दुश्वार बना दिया है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। पिछले 10 दिनों से हो रही बरसात ने बिहार का हाल बेहाल कर रखा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद पानी छोड़े जाने से कोसी क्षेत्र में बाढ़ का कहर शुरू हो गया। सूबे के दर्जन भर से ज्यादा जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का घर द्वार सब बाढ़ में डूब चुका है। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। अब बात कर लेते हैं भारत के मिशन चंद्रयान 2 की, जिसे तकनीकी कारणों के कारण रोकना पड़ा। आज एक बार फिर चांद हिंदुस्तान से दूर हो गया। भारत के मिशन चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण उसका रोकना पड़ा, जिसके साथ ही हिंदुस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। आखिर देर रात ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदुस्तान के ख्वाबों का इंतजार बढ़ा दिया? आइए देखते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन की इस घड़ी के रुकने के साथ ही हिंदुस्तान की चांद पर पहुंचने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। भारत के चांद पर सबसे बड़े मिशन को 56 मिनट 24 सेकंड पहले रोक दिया गया, जिसके साथ ही अब हिंदुस्तान को चांद की सतह तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण रोकना पड़ा। वैज्ञानिकों को लॉन्च व्हीकल सिस्टम में खराबी नजर आई। खामी को समझने के लिए करीब 10 दिन का वक्त लगेगा, जिसके बाद चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। Technical snag was occurred in launch vehicle system at T-2 as a measure of abundant precaution. Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. लॉन्च व्हीकल सिस्टम में खराबी की जो जानकारी इसरो ने दी है, इसका एक मतलब ये निकलता है कि ईंधन को भरने के दौरान कुछ तकनीकी परेशानी सामने आई है, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ की वजह से इस खामी का पता चला और लॉन्च होने से पहले ही मिशन को रोक दिया गया, वरना शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 अगर इस खामी के साथ लॉन्च हो जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह की कमी लास्ट मोमेंट पर पकड़ना, और ये भी हमारी तकनीक की एक मार्वल है, एक तकनीक का एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये यदि नहीं पकड़ी जाती और यदि इस तरह का जो लॉन्च होता, ये मिशन लॉन्च होता, तब ये मिशन हो सकता है कि वो फेल भी हो सकता था, और इसीलिए मैं इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूं। हिंदुस्तान का मिशन चांद रुका है, खत्म नहीं हुआ। चंद्रयान 2 का इंतजार बढ़ा है, लेकिन उम्मीदें अभी जिंदा हैं। एक बार फिर देश के वैज्ञानिक इस मिशन को लॉन्च करेंगे। हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। अंतरिक्ष में हम दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो जाएंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। चंद्रयान 2 दोबारा आएगा, पूरी तैयारी के साथ सुरक्षित चांद पर जाएगा। श्रीहरिकोटा से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रुकने के बाद पूरे देश के जहन में एक ही सवाल है, और सवाल ये, आखिर अब कब लॉन्च होगा चंद्रयान 2? देश को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कैसे होगा मिशन चंद्रयान 2 पूरा? आइए समझते हैं।
11 साल का इंतजार, सैकड़ों वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और चांद की सतह पर उतरने का ख्वाब। 15 जुलाई की रात 1:56 पर हिंदुस्तान का यह सपना टूट गया। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने से सिर्फ 56 मिनट पहले चांद पर जाने वाली ख्वाहिशों की उड़ान को रोक दिया गया। ऐसे में अब क्या होगा, आइए इसे समझ लेते हैं। जिस लॉन्च व्हीकल सिस्टम में खराबी की जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है, इसका सीधा मतलब है कि फ्यूलिंग में खामी हो सकती है। इसके लिए अब ईंधन को पूरी तरह से खाली किया जाएगा, जिसमें 10 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। ईंधन भरने से ज्यादा मुश्किल ईंधन खाली करना होता है, जिसके लिए वैज्ञानिक पूरा वक्त लेते हैं, क्योंकि इसमें जल्दबाजी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अब आपको कोई भी अगर नई तकनीकी अगर उसमें सुधार करना है तो पहले आप उसके पास जा ही नहीं सकते जब तक आप ये पूरे ज्वलनशील पदार्थ को, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ये लिक्विड जो ईंधन उसके नीचे भरा हुआ है उसको पूरा बाहर निकालें। और डीफ्यूलिंग प्रोसेस अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इस रुकावट की वजह से इसरो वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत को छोटा सा झटका जरूर लगा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इसरो की ताकत ही है जिसने प्रक्षेपण से ठीक पहले खामी का पता लगा लिया, और इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदुस्तान की अंतरिक्ष तकनीक कितनी मजबूत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। डीफ्यूलिंग में जो समय लगेगा और बाकी ये तकनीक की खामी जल्दी ही दूर की जाएगी, और पुनः जो हम अपेक्षा करते हैं, पुनः ये उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने रोका और जल्दी ही ये दोबारा लॉन्च होगा और हम बहुत सक्सेसफुल होंगे, हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। इस मिशन से न केवल वैज्ञानिकों को झटका लगा है, बल्कि देर रात जागकर इतिहास का गवाह बनने का इंतजार कर रहे करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी निराशा हाथ लगी है। बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं और हम चाहते हैं कि हमें फिर ये मौका मिले और हमारे साइंटिस्ट और कोशिश करें ताकि वो सक्सेसफुल हो। थोड़े नाराज़ तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगली बार लॉन्च सक्सेसफुल हो और सबकी आशा पूरी हो और भारत का नाम रोशन हो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी ताकि ये कैसा हुआ, मैं अगली बार से कैसा देखूं ये रॉकेट। तो मेरा मम्मा ने मुझे इधर ला के ये रॉकेट का मॉडल दिखाया। हमारी ज़िंदगी में हमको ऐसा मौका मिला, लेकिन हमको देखने का बहुत था, लेकिन हमको नहीं ऐसा लॉन्च देखने का चांस नहीं मिला। अगली बार हमको चांस मिलना बोल के हम सोच रहे हैं। थोड़े बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, बट वी आर नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। तो अभी तो ये सिर्फ एक हॉल्ट है इस पे, तो वी आर श्योर कि हमारे साइंटिस्ट इस पे और काम करेंगे। विज्ञान की एक बहुत बड़ी फितरत है, यहाँ कामयाबी और नाकामी का चोली दामन का साथ है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे कई नाकामियां छिपी होती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई मिशन रुका हो, बल्कि इस तरह की खामियों को वक्त रहते पकड़ना एक बड़ी कामयाबी है, और इतिहास गवाह है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस तरह की मुश्किलों से पार पाकर मंजिलों को हासिल किया है, और इस बार तो बात चांद की है। लॉन्च व्हीकल में तकनीकी खामी की वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रोकनी पड़ी, और ये लॉन्चिंग रोकने के साथ ही साथ इसरो ने यह भी अनाउंस किया कि नई तारीख आगे अनाउंस की जाएगी, यानी नई तारीख फिर से घोषित की जाएगी। होता ऐसा है कि जब इस तरीके की कोई चीज आती है तो उसकी पूरी जांच की जाती है, और क्या कमी रह गई उसकी जांच करके उसको रेक्टिफाई किया जाता है या सुधारा जाता है। उसके बाद जो है लॉन्चिंग की नई डेट डिक्लेयर की जाती है। कहते हैं किसी भी यात्रा का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मिशन में भले ही अब देरी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बड़े हादसे को रोक लिया गया। ये वैज्ञानिकों के 70 साल के अनुभव का नतीजा है कि तय समय पर खराबी को पकड़ लिया गया, वरना ऐसे रॉकेट और यान का प्रक्षेपण किसी बम से कम नहीं होता। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त होकर चंद्रयान 2 एक बार फिर हुंकार भरेगा और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा करेगा। सफर का इंतजार लंबा जरूर हुआ है, लेकिन चांद दूर नहीं है। श्रीहरिकोटा से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां सोलन में एक बड़ा हादसा सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के
कुमारहट्टी नाहन हाईवे पर एक बहुमंजिला इमारत के गिरने की खबर है। बताया जा रहा है कि हाईवे के किनारे बने एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 2 जवानों और एक शख्स की मौत हो गई। गहरी खाई में पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। कोई संभल नहीं पाया। चीख पुकार मलबे में दबी की दबी रह गई। दूर से ली गई इस तस्वीर को देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी बिल्डिंग खाई की तरफ मानो लुढ़क गई हो। जो इमारत गिरी है वो एक ढाबा थी। इस हादसे के वक्त 30 आर्मी के जवान और 7 आम लोग वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल में सेना के जवान भोजन करने के लिए रुके हुए थे। एक झटके में सभी के सभी हादसे का शिकार हो गए। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द मैक्सिमम ये कैजुअलिटी को मिनिमाइज किया जाए और लोगों को निकाला जाए। सर कितने लोग थे इसमें टोटल मिला के? अभी आर्मी के लगभग थे 30 आर्मी के थे और सिविलियन का जो अंदाजा है कि लगभग 7 सिविलियन कह रहे हैं, वो कंफर्म नहीं है क्योंकि 5 को निकाल दिए हैं और आर्मी के 18 निकाल दिए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस और बचाव दल की टीमें रेस्क्यू के काम में जुट गई हैं। देर रात तक मलबे को हटाने की कोशिश होती रही। अब तक सेना के 18 जवान समेत 31 लोगों को निकाला गया है। कई और लोगों के भी फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी बचाव में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो वहां पहुंच पर मौके पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारा प्रशासन जो है वो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग दे रहे हैं। जो घायल हुए हैं उन घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह बारिश को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से जमीन खिसकी और पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और सोलन हादसे पर एक अपडेट आपको दे दें। इस दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा अब 7 तक पहुंच गया है। रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहां अहमदाबाद में कांकरिया झील इलाके में एक अम्यूजमेंट राइड यानी कि झूला जमीन पर गिर गया, जिससे 3 की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। एक पेंडुलम झूले में अचानक गड़बड़ी से यह हादसा हुआ। यह हादसा पास खड़े एक शख्स के मोबाइल में कैद हो गया। ये मौत का काउंटडाउन है। ये हादसे की उल्टी गिनती है। ठीक 40 सेकंड के बाद एडवेंचर पार्क का यह झूला हत्थे से उखड़ गया और किसी खिलौने की तरह जमीन पर आ गिरा। ध्यान से देखिए, झूले का ऊपरी हिस्सा तेज हवा के साथ अचानक टूटता है। इसके बाद झूला हवा में उछला और पास के लोहे की पोल से टकरा गया और सीधे धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। झूले के गिरते ही अहमदाबाद में कांकरिया एडवेंचर पार्क में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त डिस्कवरी राइड में करीब 40 लोग सवार थे। झूले की हालत देखिए, कुर्सी टूटी पड़ी है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। अहमदाबाद में प्रशासन की फिर एक बार घोर बेदरकारी सामने आई है और कांकरिया लेक के अंदर एडवेंचर राइड है वो टूट गई है। यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये एडवेंचर राइड है जहाँ पर ये राइड अभी टूट गई है। और अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इस राइड के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग सवार थे। तो ये पूरा ये जो हादसा हुआ है, यहाँ की ये जो आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना ये दर्दनाक, डराने वाला, ये भयानक यहाँ का जो हाल है आप देख सकते हैं कि यहाँ का लोगों का जो सामान है वो पड़ा हुआ।
हादसा इतना खतरनाक था कि 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हुए। रविवार होने की वजह से एडवेंचर पार्क में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कौन है अंदर अभी आईसीयू में? लड़की है। आपकी लड़की? कितने बजे हुआ ये हादसा? ये मेरे को टाइम खबर नहीं है। कुछ 6 बजे। अभी कहाँ उनको चोट कहाँ पे आई है? कमर में, पैर में। डॉक्टर ने क्या बोला? फ्रैक्चर बताया है। ये जो घटना बनी है, ये घटना में संपूर्ण रूप से जो राइट्सों का इंस्पेक्शन होना चाहिए, इन राइट्सों को जो फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए, एनओसी सर्टिफिकेट देना चाहिए और इसका जो सुपरविजन करना चाहिए वो अहमदाबाद तंत्र के अधिकारियों को करना चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीना पहले भी इसी प्रकार की घटना रिवर फ्रंट में हुई थी। उस रिवर फ्रंट के घटना के समय अहमदाबाद शहर के मेयर ने अहमदाबाद शहर की जनता को वचन दिया था कि इस प्रकार की घटना दूसरी बार नहीं होगी। प्रशासन हरकत में आया, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच हो रही है कि आखिर किसकी लापरवाही से हादसा हुआ। क्या सुरक्षा मानक के साथ कोताही बरती गई? उनके लिए एक्शन की अभी मैंने बात की है, जैसे कि हमने तपास के आदेश दे दिए हैं और जो भी उसमें कसूरवार होगा उसमें कड़क से कड़क पगला भी हम लेंगे और वो भी गिनती के अवर्स में आपको पता भी चल जाएगा। एडवेंचर पार्क के नाम पर आयोजक और प्रबंधक टिकट के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हादसा होना सवाल खड़े करता है कि क्या एडवेंचर पार्क में सुरक्षा के मानकों का पालन सचमुच किया जाता है या फिर वहां भी चलता है वाली सोच ही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अहमदाबाद से नियति के साथ गौतम जोशी, आज तक। और अब आपको खबर बताते हैं, चाइना से कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल चाइना के हुबेई प्रांत में एक होटल है जो कि 100 साल पुराना है। जिंगयांग इस रेस्टोरेंट का नाम है और इस रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की जो लपटें हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं। पूरे आसमान में काला धुआं भर गया है। हालांकि गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस। वहां पर नेशनल डे का जश्न मनाया जा रहा है। लाजवाब आतिशबाजी इस जश्न में की गई। पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। हजारों की तादाद में लोग इस मौके पर मौजूद थे, इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए, इस शानदार नजारे को देखने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।